और बच्चों कैसे हो? सब मज़े में, ठीक ठाक एकदम। चलिए, तो आज हमारी ये चौथी क्लास है और आज हम लोग जीएसटी में पढ़ेंगे, एग्जामिशन अंडर जीएसटी। पिछले क्लास में हम लोग ने चार्ज ऑफ जीएसटी किया था, उसमें हम लोग ने कम से कम 8 या 9 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग एग्जामिशंस में 3 क्वेश्चन करेंगे और आई होप कि वो 3 क्वेश्चंस से आपके एग्जामिशन वाले चैप्टर का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन देखते हैं पहला। चलिए आइए। चलिए दोस्तों, बच्चों, आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ मेडिकल हाउस अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। ठीक है, एक ओ मेडिकल हाउस है, हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, वो उसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है दिल्ली का। ठीक है, इट हायर सीनियर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट इंडिपेंडेंटली। कोई दिक्कत नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स ऐसे करते हैं, हायर करते हैं डॉक्टर्स को विदाउट एंटरिंग इनटू एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट विद देम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, these doctors and consultants provide consultancy to the patients who are admitted to the hospital for treatment without there being any contract with such patients। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में अपॉइंट होता है तो जो भी पेशेंट्स आते हैं उस हॉस्पिटल पे डॉक्टर उसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी विदाउट in return they are paid the consultancy charges by ओ मेडिकल हाउस। ठीक है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स को पैसा देता है और डॉक्टर्स अब उनके पेशेंट्स को देखता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, however the money actually charged by O medical house from the inpatients is higher than the consultancy charges paid to the hired doctors and consultants। The difference amount retained by the hospital, that is retention money, includes charges for providing ancillary services like nursing care, infrastructure facilities, paramedic care, emergency services, checking of temperature, weight, blood pressure, etc. ठीक है, फर्दर ओम मेडिकल हाउस हैज़ इट्स ओन कैंटीन। विंटेज कैफ़े नाम का उनका एक कैंटीन है ओम मेडिकल हाउस का, which supplies food to the inpatients as advised by the doctor, nutritionist, as also to the other patients who are not admitted or their attendants or visitors। मतलब विंटेज कैफ़े जो कैंटीन है ये ओम मेडिकल हाउस के जो पेशेंट्स हैं उनको फूड सप्लाई करता है, उनको खाना देता है, प्लस जो उनके साथ जो विजिटर्स आते हैं या फिर जो अदर पेशेंट्स होते हैं जो कि एडमिट नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, उनको भी खाना देता है। ठीक है, तो इस पर डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट टुक अ स्टैंड दैट सीनियर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ओ मेडिकल हाउस एंड नॉट टू द पेशेंट्स। ठीक है, hence their services are not the healthcare services and must be subject to GST। Further, GST is applicable on the retention money kept by O medical house as well as on the services provided by its canteen vintage cafe, alleging that such services are not the healthcare service। You are required to examine whether the stand taken by the department is correct provided the service provide is correct provided the services provided by O medical house are intra-state services। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन एक समझा दूं क्या कह रहा है। ओ मेडिकल हाउस एक हॉस्पिटल है दिल्ली का जो कि सीनियर डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है कि आप वहाँ आइए, बैठिए और जो भी पेशेंट्स आएंगे अब उनको देखिए। ठीक है, पेशेंट से जो पैसा लेना है वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। मान लीजिए अगर एक पेशेंट आया, उसने अपनी फ़ीस कंसल्टेंसी की 500 रुपये दी, तो वो ओम मेडिकल हाउस अपने डॉक्टर्स को पर पेशेंट्स मान लीजिए 200 रुपये दे रहा है, 300 रुपये वो रख ले रहा है क्योंकि उनके जो हॉस्पिटल्स का जो मेंटेनेंस है, चेकिंग है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इमरजेंसी सर्विस, बहुत सी चीज़ें ऐसी सर्विसेज हैं जिनके खर्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ मेडिकल हाउस जो है वो एक कैफ़े चलाता है, जो भी पेशेंट्स वहाँ एडमिट होते हैं उनके यहाँ उनको खाना देता है, प्लस जो नहीं भी एडमिट होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, जो पेशेंट से मिलने आते हैं, उनको भी खाना देता है।
तो जो डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट, वो कह रहा है कि जो सीनियर डॉक्टर एंड कंसल्टेंट्स हैं वो ओम मेडिकल हाउस को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, ना कि पेशेंट्स को। ठीक है, तो उनकी सर्विस जीएसटी लगना चाहिए। उसके बाद इनका कहना है कि जीएसटी जो है रिटेंशन मनी पे भी लगना चाहिए जो एक्स्ट्रा आप रख रहे हो। ठीक है, प्लस उनके डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो आप विंटेज कैफ़े चला रहे हो उसमें जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर विजिटर्स आ रहे हैं वो खाना पे भी आपको जीएसटी देना है, क्योंकि खाने पे जीएसटी है। तो अब हम लोग को पूछ रहा है एज अ प्रोफेशनल कि आप बताइए कि ये जो डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर लगाया हुआ है चार्जेस, क्या वो सही है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग को पता है कि एग्जामिशन डॉक्टर्स को जीएसटी नहीं लगता है, साफ साफ पता है। डॉक्टर्स को या फिर जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना होता है, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है वाया नोटिफिकेशन नंबर कितना 12। ठीक है, आप भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर्स को और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना बिल्कुल मुफ्त है, कोई जीएसटी नहीं चार्ज करना है इस पर। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि अगर आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट्स को लाना ले जाना हॉस्पिटल से, तो वो भी आपकी एग्जाम्प्ट होगी। प्लस पेशेंट्स को अगर जो आप खाना देंगे वो भी एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर पेशेंट्स के साथ साथ आपने किसी और को भी खाना दिया उस कैफ़े से, जैसे विजिटर्स हो गए या पेशेंट्स जो एडमिट नहीं हुए हैं आपके यहाँ, तो फिर उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसके आंसर देखते हैं, इसके प्रोविज़न देखते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोविज़न्स आपके लिए लिख के रखा हुआ था ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैंने देखिए सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस समझा दिया कि हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, आपको भी पता है इसको। आपको सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा क्या नोटिफिकेशन है और उस नोटिफिकेशन में क्या है, मतलब क्या एग्जाम्प्ट है, एग्जामिशन नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एक सर्कुलर भी इसमें निकला था हेल्थ केयर सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसको भी आपको समझाना पड़ेगा। इस सर्कुलर में ही लिखा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको एग्जाम्प्ट होगा, प्लस जो खाना पीना है वो भी एग्जाम्प्ट होगा आपका। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं। हेल्थ केयर सर्विस मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका हेल्थ केयर सर्विस में ही आता है। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। अगर कोई गंजा हो जाता है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो ये आपके हेल्थ केयर सर्विस में नहीं काउंट होती है। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर आप कराते हो तो भी नहीं काउंट होंगी। लेकिन अगर ये सब आप करवाते हो किन किन कंडीशन में, एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, इंजरी और ट्रामा। अगर ये सब की वजह से अगर आप कराते हो तो फिर आपको ये हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन थी आपकी एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28/6/2017, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखिए ये दिया हुआ है, एग्जाम्प्ट है। ये जो डिपार्टमेंट का जीएसटी डिपार्टमेंट का जो बंदा था जो कह रहा था कि आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, लग रहा है उसको ये नोटिफिकेशन नहीं पता थी। हम लोग साफ साफ जाके दिखा देंगे, भैया देख लो। ठीक है, और इसके बाद एक सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने निकाला था, सर्कुलर नंबर 32/6/2018 डेटेड 12/2/18 है। उसमें क्या क्लैरिफिकेशन था, हैज़ क्लैरिफाइड दैट हॉस्पिटल्स ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियंस हायर्ड बाय द हॉस्पिटल्स आर हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है,
exempt from GST, इनको कोई GST नहीं देना है. It further clarified that food supplied by the hospital canteen to the inpatient as advised by the doctor is part of composite supply. ये एक composite supply है, तो composite supply में principal supply ही देखना पड़ेगा और principal supply है आपका हॉस्पिटल डॉक्टर सर्विस. अगर वो उसमें GST है नहीं तो हम लोग खाने पे भी GST नहीं लगाएंगे. हेल्थ केयर सर्विस इज़ नॉट अ सेपरेट सप्लाई. ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है, सेपरेट सप्लाई नहीं है. बट अदर सप्लाईज of food by a hospital to patients not admitted or their attendants or visitors are taxable. ठीक है, समझ गए. तो ये प्रोविज़न सर्कुलर नोटिफिकेशन आपको पहले लिखना पड़ता है कोई भी आंसर करने से पहले. ठीक है, तो ये तो सर्कुलर हो गया. अब हम लोग इसका लिंकिंग पैराग्राफ लिखते हैं. चलिए आइए अब देखते हैं इसका कैसे लिंकिंग पैराग्राफ करना है हम लोग को. चलिए तो इसके आगे देखते हैं हम लोग. इतना जो आपने लिखा सर्कुलर प्रोविज़न, इसके लिखने के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे. दिख रहा है? हाँ. 10 एज पर दी above provisions notifications and circular we can say that. देखिए बच्चों, आप भी साथ साथ ये आंसर करते रहिए तो आपका भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. सिर्फ देखिए मत, करते रहिए साथ साथ हम लोग के. ठीक है, वी कैन से दैट services provided by the senior doctors and consultant hired by O Medical House being the healthcare services and are exempt under GST. ठीक है, ये हो गया आपका. इसमें आपने बता दिया कि अगर सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट को मेडिकल हाउस हायर करता है तो ये सर्विस आपकी हेल्थ केयर सर्विस में आती है और ये एग्जाम्प्ट होती है. ठीक है. दूसरा डिपार्टमेंट का क्या कहना था कि जो आप मनी रखते हो, रिटेंशन मनी, उस पर भी GST लगेगा. तो हम लोग प्रोविज़न में देखा कि वो उस पर भी आपका एकदम हेल्थ केयर सर्विस में आता है वो सब, और उस पर भी GST नहीं लगेगा. चलिए लिखते हैं इसके आगे. फर्दर the entire amount charged by O Medical House from the patients including the retention money and the fee oblique payments made to the doctors etc. is towards the healthcare service. Services which are provided by the hospital are
provided by the hospitals to the patients. ठीक है. Further, the entire amount charged by the medical house from the patients, including the retention money and the fees payment made to the doctors, etc., is towards the health care service which are provided by the hospital to the patients and is exempt under GST. ठीक है. So GST is not applicable on the retention money kept by the medical house. डिपार्टमेंट का देखिए एक तीसरा क्वेश्चन भी कहना था कि जो आप विंटेज कैफ़े से खाना दे रहे हो वो टैक्सेबल है. ठीक है. लेकिन अभी हमने प्रोविज़न देखा कि उसमें ये कंपोजिट सप्लाई आता है. तो कंपोजिट सप्लाई जो है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई देखनी पड़ती है जो कि आपकी हेल्थ केयर सर्विस है जो कि एग्जम्प्ट है. लेकिन जो आप अदर देन पेशेंट्स को दे रहे हो खाना वो आपको टैक्सेबल है. तो इसमें देखिए अगर आपको लगे कि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ हो रहा है लिंकिंग पैराग्राफ, तो इसको भी आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो. ठीक है. पैराग्राफ बहुत ही ब्रीफ और स्मॉल होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर के पास बहुत लंबा पैराग्राफ सामने आ गया तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं मानता है. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके पास ही कॉपी आई चेक होने के लिए और पूरे पन्ने में कोई पैराग्राफ नहीं है तो आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा एक बार. ठीक है. तो इसको दूसरा पैराग्राफ यहाँ से हम लोग एक निकाल देते हैं. फर्दर मोर फ्रॉम द above circulars and notification we can relate that GST is not applicable on the food supplied by vintage cafe to inpatients as advised by the doctors, while other supplies of food by it to patients not admitted. Or their attendants visitors are taxable. ठीक है. ये आपका लिंकिंग पैराग्राफ हो गया. सो हम लोग इसमें पूछ क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज करेक्ट प्रोवाइडेड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओ मेडिकल हाउस आर इंट्रा स्टेट सर्विसेज. तो दस वी कैन अब इसमें कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है कि हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं इससे. हम लोग ने लिंकिंग पैराग्राफ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया. अब हम लोग एक एंड में चाहें तो लिख सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट द stand taken by the department is partially correct
एंड पार्शली नॉट करेक्ट एज पर द अबव आंसर। ये लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको ज़रूर लिखिए। ये आपका हो गया आंसर। चलिए लिख देते हैं 10 we conclude that stand taken by the department is partially correct। ठीक है, ये आपने लिख दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कम से कम आपका 8 नंबर का होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं लिखा होगा तो मैं उसको फिर से दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं मेल भी कर दूंगा वो। कमेंट बॉक्स आप बस कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। प्लस उसके साथ साथ मेरा ये चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल वैल्यू कह रहा है निकालने को, 4 इंडिपेंडेंट केसेस दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप याद होगा तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने किया था, जिसमें इंडिपेंडेंट केस के में हम लोग को निकालना था। ठीक है, चलिए आइए इंडिपेंडेंट केसेस पढ़ते हैं। पहला केस है, फीस चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाई BMW कॉलेज ₹10,000। BMW एक कॉलेज है। ठीक है, तो ये अपने ऑफिस स्टाफ से इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए 10,000 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाई BMW ₹2500 पर मंथ। ये बस फीस 2500 पर मंथ लेते हैं बच्चों से BMW कॉलेज वाले। तीसरा क्या है, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाई मेसर्स क्लीन मेड टू लॉयंस स्कूल अ प्ले स्कूल ₹25,000 पर मंथ। अच्छा, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है क्लीन मेड, ठीक है, टू लॉयंस स्कूल एक प्ले स्कूल है जिसमें जो 25,000 पर मंथ के लिए। ठीक है, हाउसकीपिंग सर्विस 25,000 पर मंथ दे रहा है। चौथा क्या पूछ रहा है, टेकवेक सप्लाइड। टेकवेक एक कंपनी होगी या फिर एक एजुकेशनल कुछ होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सप्लाइड ट्रैकिंग नंबर्स एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू स्टूडेंट्स ऑफ LKG क्लासेस ऑफ सेंट मैरीज स्कूल ₹2,000। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक केस हम लोग पहले डिस्कस करते हैं फिर आंसर लिखते हैं उसके आगे। पहला केस है कि फ़ी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ। देखिए, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित, मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्प्ट होगा, किसको एग्जाम्प्ट होगा, कॉलेज को, और जो सामने उसको प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस स्टाफ जो है, ऑफिस स्टाफ आपको इन हाउस डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है BMW कॉलेज को। तो ऑफिस स्टाफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। सेकंड में आते हैं, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाई BMW कॉलेज। उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो अपने स्टूडेंट्स को, स्टाफ्स को कुछ भी सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो 2500 पर मंथ, ये इसमें भी टैक्सेबल वैल्यू आपकी नील होगी। पहले में भी नील था, दूसरे में भी नील। तीसरा क्या कह रहा है, हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड बाई मेसर्स क्लीन मेड
टू लॉयंस स्कूल 25,000 पर मंथ का। क्लीनमेट एक कंपनी है जो कि 25,000 पर मंथ लेती है और वो ये हाउस कीपिंग सर्विस दे रही है लॉयंस स्कूल और प्ले स्कूल को। तो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि अगर आप प्ले स्कूल जो होता है, प्ले स्कूल भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है, और अगर उसको कोई इन हाउस सर्विस हाउस कीपिंग सर्विस दे रहे हो और वो हाउस कीपिंग सर्विस आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तब तो ये एग्जाम्प्ट होगी। तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हाउस कीपिंग सर्विस जो है वो लॉयंस स्कूल प्ले स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग इसको टैक्सेबल वैल्यू निल मानेंगे। एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, अगर एजम्पशन नहीं लिखते हो तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ वन, टेकवेक सप्लाइड ट्रैकिंग नंबर्स इन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल है टू स्टूडेंट्स ऑफ LKG क्लासेस ऑफ सेंट मैरीज स्कूल। देखिए ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि टेकवेक जो है एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल प्रोवाइड करता है ट्रैकिंग नंबर के नाम पे स्टूडेंट्स को LKG के। मान लीजिए अगर आप LKG के स्टूडेंट्स हैं, मैं प्राइवेट टेकवेक हूँ, मैं अगर आपको डायरेक्टली कुछ ऑनलाइन जर्नल दे रहा हूँ तो ये सर्विस जो है ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अगर यही मैं आपको प्रोवाइड ना करके आपके स्कूल, जो आपके स्कूल के है सेंट मैरीज स्कूल, अगर सेंट मैरीज स्कूल से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो फिर ये मेरी सर्विस एग्जाम्प्ट होती, लेकिन यहाँ पे ये सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होगी और 2,000 रुपये आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए तो फिर आगे हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर में देखिए इसमें भी दो तरीके हैं आंसर लिखने के। या तो देखिए चारों पॉइंट में एक ही एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन लग रही है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है आप पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप चारों पॉइंट को लिंकिंग पैराग्राफ लिख के आंसर दे सकते हैं। इससे आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोटिफिकेशन लिख के रखा हुआ था ताकि वीडियो हम लोग का बहुत लंबा ना खींचे, ठीक है। आपको एक बार दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आंसर में प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल की तरह सोचिए, प्रोफेशनल की तरह आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है ये, ठीक है। CTR डेटेड 28/6/2017 को नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें कि क्या बोल रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। साफ साफ ये नोटिफिकेशन में लिखा है, तो कोई बात ही नहीं कही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन डिफाइंड। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है? EI educational institution has been defined as an institution providing service by way of education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force। ये देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये ज़रूर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। as a part of circular curriculum for obtaining a qualification recognized by the any law for the timing in force, ठीक है। जैसे आप CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CWA कर रहे हैं, तो ये सब जो कोर्स हैं ये सब देखिए क्वालिफिकेशन जो है ये सब रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अपनी इंस्टीट्यूट्स जो है CA, CS और CWA, ये सब एक एक्ट है, ये पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है ये, ठीक है। तो अगर हम CA कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर उसमें ये CA कर रहे हैं तो जो अपनी इंस्टीट्यूट है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो गई एक तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्दर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। देखिए जो मैंने आपको बोला था वही इसमें लिखा हुआ है,
हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने प्रोवाइड किया है तब तो देखिए ये एग्जाम्प्ट होगा, नहीं तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड प्री स्कूल ऑल्सो, प्री स्कूल भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो सेज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन by way of supply of online educational journal or periodicals is exempt from GST। जैसा मैंने आपको इसमें बोला था आपको कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ पीरियोडिकल्स या जर्नल्स प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जेम्प्ट होगा। However, such an exemption is available only when the said services are provided to an educational institution providing education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the timing in force। पता है। नाउ एज पर द अबव प्रोविजन, चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसको, ये तो मैंने देखिए पूरा आपका प्रोविज़न लिख दिया एक बार में। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने देखिए चारों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैंने ये लिखा है। नाउ एज पर द अब प्रोविजंस एंड नोटिफिकेशंस लेट अस सी द टैक्सेबल वैल्यू इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चलिए अब इंडिपेंडेंट केसेस में हम लोग इसका टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मेरी पेन कहाँ गई। पॉइंट नंबर 1 है ना, ये 1। हम लोग फी चार्ज फ्रॉम द ऑफिस स्टाफ इन हाउस रुपीज़ 10,000, ये तो आपका एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्प्ट में आपको कैसे लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एज्यूमिंग दैट BMW कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ, मतलब ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये जो आप मैंने अंडरलाइन कराया है दिस पर्टिकुलर चीज़, ये आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो आपका BMW कॉलेज है ये जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन, ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो यही मैं बस लिख रहा हूँ। एज्यूमिंग दैट BMW कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन एज अ part of curriculum for obtaining a qualification recognized, दिख रहा है आपको, है ना, हाँ, recognized by a law, the services provided by it to his staff by way of conducting personality development course would be exempt from GST। GST से एग्जाम्प्ट है तो कोई टैक्सेबल वैल्यू कुछ है ही नहीं। ये अब आंसर लिख लिए और मेरे साथ साथ आप आंसर जरूर लिखते रहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या क्या कह रहा था आपको दिखा दो। पॉइंट नंबर 2 अब बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको एज्यूमिंग जो आपने लिखा है ना, ये कहाँ गया आप, ये एज्यूमिंग से लेके आपको
यहाँ तक जो है वैल्यू ये यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो भी आपकी एग्जम्प्ट है। चलिए लिखते हैं, एज्यूमिंग दैट BM, देखिए हम लोग बार बार ये एज्यूमिंग दैट हर केस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडेड लिखा था, इंडिपेंडेंट चारों पॉइंट है, लेकिन प्रोविज़न हम एक में समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम बचेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर BMW कॉलेज दिया है, यहाँ पे लॉरेंस दिया है, यहाँ पे सेंट मैरीज दिया है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एज्यूमिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे नाम चेंज कर देता, कुछ ABC कॉलेज लिख देता, तो फिर हमको तो लिखना ही पड़ता, ठीक है। एज्यूमिंग दैट BMW कॉलेज provides education as a part of the curriculum for obtaining qualification recognized by a law। ये एजम्पशन यहाँ तक लिख लिया, उसका क्या लिख रहे हैं, द ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड by it to the students would be exempt from GST। ये 2 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ आज कि पेपर जब ख़त्म हो रहा है आपका, तो प्लीज़ आप नीचे कम से कम 3 से 4 लाइन ज़रूर छोड़ दिया करिए, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो ये जो पोर्शन छूटा रहता है इतना, तो वहाँ पे नंबर लिखता है कि उस पर्टिकुलर पेज में टोटल कितना हुआ। तो प्लीज़ आप यहाँ मत लिखिएगा, और यहाँ से छोड़ के जब आप नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं तो आप PT को ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ामिनर ये ना समझे कि आपका आंसर यहीं ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे भी आपका ऐसा कंटिन्यूएशन चल रहा है। PT मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट करते हैं, दिख रहा है, हाँ, हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लीनमेट टू लॉरेंस स्कूल और प्ले स्कूल, ये भी एग्जाम्प्ट है। चलिए इसमें भी लिखते हैं, पेज पलट लेते हैं, इसी पे लिख देते हैं पॉइंट 3। इसमें भी आपको ये एज्यूमिंग लिखना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, लॉरेंस स्कूल। एज्यूमिंग डेट, एक सेकेंड, देखिए इसमें अगर आप ये वाला एग्जामिंग पार्ट नहीं लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो हम लोग ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जो पढ़ा था, हाउस कीपिंग के लिए इम्पोर्टेंट एजम्पशन क्या था कि वो उसके स्कूल में प्रोवाइड करे। देखिए ये हाउस कीपिंग सर्विस परफॉर्म इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जाम्प्ट, तो हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं, एज्यूमिंग दैट हाउस कीपिंग सर्विस housekeeping service provided to Lawrence School, a play school, provided to Lawrence School have been
performed, I mean performed in such play school itself. ठीक है, assuming that housekeeping service provided to Lawrence School have been performed in such play school itself, so housekeeping service would be exempt under GST. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं. देख लिया और लिख लिया आप लोगों ने? वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. टेक वेट सप्लाई ट्रैकिंग नंबर्स. नंबर ये तो आपका टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल वैल्यू पूछा है तो 2000 रुपये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी. ठीक है, चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 4. In this case, supply of online journal to students of LKG था ना, LKG class of St. Mary's School will not be exempt from GST. क्यों नहीं होगा? As this service is being provided to the students of St. Mary's School and not to the school itself. ठीक है, hence the taxable value in this case will be ₹2000. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. तो इसको आप उतार लीजिए फटाफट. तो आपने देखा कि इसको कैसे सॉल्व किया हम लोग ने. हैंड राइटिंग आप प्लीज़ बहुत अच्छी रखिएगा. मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग वाइट पेपर में लिखने से इसलिए आगे पीछे हो जाती है. ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे एक छोटी छोटी बात आपको मैं बताऊं, जैसे आपने ये 2000 लिखा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि ये जो रुपीज़ का साइन है ये छोड़ देते हैं. तो ये रुपीज़ का साइन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर यहाँ पे रुपीज़ साइन हटा दें तो ये 2000 क्या है? 2000 जर्नल्स प्रोवाइड कर रहे हो, 2000 बेड्स हैं, 2000 पेशेंट्स हैं, 2000 स्कूल्स हैं, क्या है? तो ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है आपका, ₹2000. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज की क्लास का और एग्जामिनेशंस का भी. चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. साईं चैरिटेबल ट्रस्ट एक साईं चैरिटेबल ट्रस्ट है. अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 provides the following information relating to supply of its service for the month of अगस्त 2019. एक साइंट चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसने 12A का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में और उसने ये सर्विसेज प्रोवाइड की है इन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019. ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया है इसने. रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ ऑफ रेसिडेंस 18 लाख. ये ठीक है, इसने दे दिया रेंट पे अपना
18 लाख रुपए इसको मिल गए। ठीक है। रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिम्स, ठीक है, जो बाहर से लोग आते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है, तो उनके लिए 8 लाख रुपए उनसे चार्ज कर लिए। और उसमें क्या लिखा है, चार्जेस पर डे रुपीज़ 1200 रुपये, 1200 रुपये ये पर डे चार्ज कर रहा है। और टोटल अगस्त के महीने में इसने चार्ज कर लिया 8 लाख रुपये। ठीक है। रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज़, चार्ज रुपीज़ पर डे रुपीज़ 750 रुपये, 6 लाख रुपये उनसे मिला है इसको। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, शादी विवाह करने के लिए जो जगह होती है उसको ये 15,000 पर डे के रुपीज़ में चार्ज करता है और उससे 12 लाख रुपए की इसको सप्लाई किया है इसने। रेंटिंग ऑफ हॉल्स एंड ओपन स्पेस 10,75,000, जिसमें कि 7,500 रुपये पर डे ये रुपीज़ चार्ज करता है हॉल्स एंड ओपन स्पेस के लिए। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ रुपीज़ 9,500 रुपये। ठीक है, 9,500 रुपये ये चार्ज कर रहा है शॉप के लिए, जिसमें टोटल इसकी सप्लाई हो गई 4,75,000 अगस्त के महीने में। रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस, ठीक है, अब देखो ऊपर बिजनेस है नीचे बिजनेस है। ऊपर में क्या है कि चार्जेस 9,500 था पर मंथ और ये 12,000 है। तो टोटल सप्लाई इसकी 7,50,000 की हुई। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019 एज्यूमिंग दैट द अबव अमाउंट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें कोई भी जीएसटी लगा नहीं है। ठीक है। एंड द रूम्स कल्याण मंडपम, हॉल्स, ओपन स्पेस, शॉप्स ओन्ड बाय द ट्रस्ट आर लोकेटेड विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ द रिलीजियस प्लेस मेन फॉर द जनरल पब्लिक। मतलब ये जो आपका रिलीजियस प्लेस था, ये सब जो हॉल है कल्याण मंडपम में, ये सब उसी के अंडर ही है, मतलब उसी के अंडर लोकेटेड है, बाहर कहीं अलग से नहीं है। तो देखिए आप जानते होंगे कि जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके लिए बेसिकली जीएसटी सब एग्जम्प्ट ही होती है मैक्सिमम। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ऐसा होता है कि जिसमें कि जीएसटी उनको लग जाता है और उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो बेसिकली आइए, इसके पीछे एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि रेंटिंग अगर आप कर रहे हो रिलीजियस प्लेस को, ठीक है, फॉर द जनरल पब्लिक या फिर किसी के लिए भी, और वो जो आपका रिलीजियस प्लेस है वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन हो रहा है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो फिर आपको वो एग्जम्प्ट होगी सर्विस। लेकिन कुछ जो एग्जम्पशन नहीं होंगी वो कंडीशन क्या क्या है, तो उसमें 3 कंडीशन है कि अगर जैसे आपका रेंटेड रूम्स है, अगर ये जैसे 1,000 रुपये पर डे के ऊपर चला गया तो फिर आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे रूम्स 2 पॉइंट दिया है, ये टैक्सेबल नहीं होगा और ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई हॉल्स स्पेस या कल्याण मंडपम 10,000 पर डे से अगर ऊपर चार्ज करते हो तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये 15,000 तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये 7,500 ये टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन मतलब कि प्रोवाइजो कह सकते हो, जो कि आपको टैक्सेबल होगा इसमें। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप शॉप रेंट पे करते हो 10,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा पे, तो फिर आपको ये जीएसटी उस पर देना पड़ेगा। ये वाला शॉप जो आपने दिया 12,000 महीने में, ये आपका टैक्सेबल होगा। ये 9,500 में दिया, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस लिख के रखे हुए हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखिए इसमें लिखा है एज पर द एग्जामिशन नोटिफिकेशंस, दैट इज़ 2 नोटिफिकेशन आए थे इसके बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28/6 एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 डेटेड 28/6 प्रोवाइड्स एग्जामिशन टू रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस meant for the general public owned managed by an entity registered as a charitable trust under section 12AA of the income tax act. However, ये important है देखिए, however exemptions is not available to 3 पॉइंट है चार्जेस फॉर रेंटेड रूम्स रुपीज़ 1,000 पर डे, जो मैंने आपको बताया था
1000 पर डे अगर आप चार्ज करो तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। चार्जेस फॉर रेंटेड कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया ₹10,000 पर डे और मोर, तो ये आपका टैक्सेबल हो गया। और चार्जेस फॉर रेंटेड शॉप्स फॉर ₹10,000 पर मंथ, ये मंथ है, देखिए पर मंथ है, और ये पर डे है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात है, ठीक है। अगर ये 10,000 से ज़्यादा हो गया तो आपको टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रेंटिंग ऑफ शॉप्स और बिजनेस मंथ में दिया हुआ है, सही है। ये 9,500 तो ये टैक्सेबल नहीं होगा और ये आपका टैक्सेबल होगा। चलिए आइए इसके आगे का हम इनका आपका टैक्सेबल सप्लाई देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए आइए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं इसके आगे। ये मैंने प्रोविज़न लिख दिया इतना आपको पूरा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं आंसर इसके आगे, कनेक्टिंग पैरा जिसको कहते हैं। इन व्यू ऑफ द aforesaid provisions, value of supply of sign charitable trust for अगस्त 2019 has been computed as under। देखिए जो हमको कंप्यूटेशन करना है वो आपका लगभग इतने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं। और अगर आपके पास पेपर इतना ही बचा तो आप प्लीज़ जो कंप्यूटेशन है वो फ्रेश फेस से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे आप PTO लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है बस, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ साइन चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अगस्त 19, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। ये लाइन मैंने खींच ली, आप लोग लाइन प्लीज़ स्केल से खींचिएगा, ठीक है, उससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, रेंटिंग और रेसिडेंशियल डीलिंग फॉर यूज़ ऑफ रेसिडेंस। ये तो सबको पता है, एग्जाम्प्ट होता है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, ये आपका हो गया नील, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल सकते हैं, एक्सेप्ट वाया अबव मेंशन्ड नोटिफिकेशन, ठीक है। ये लिख देने से आप एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो ये समझ जाता है कि अच्छा ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ था इसलिए एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स ज़रूर दे दिया करिए जो भी आपके दिल में उस वक्त रहा करे, ठीक है। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत से चीज़ें आपको याद आती हैं, ठीक है, कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और जब आप आंसर लिखने आते हो तो फिर वो भूल जाते हो। तो क्वेश्चन पेपर में आप पेंसिल से आप मार्क डाउन कर लिया करो कि ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, तो इससे आदमी भूलता नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिमेज, ये तो आपका टैक्सेबल होगा। इसमें भी 2 पॉइंट हो सकता है, टैक्सेबल तो होगा ही, लेकिन अगर उसमें हम लोग ये लिख दें कि
ये आपका पूरा ही पूरा, जैसे इसमें एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर हम लोग ये लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिमेज इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, अगर हम ये लिख देते हैं एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन के लिए दे रहे हैं तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। एजम्पशंस आप ज़रूर लिख दीजिएगा जो भी है, मैं तो टैक्सेबल इसको करा रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी लिखें उसका एग्जामेशन ज़रूर लिख लीजिए आप बस, क्योंकि जितने भी आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम हैं उसमें हर क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा, बस आपको एग्जामेशन लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया 8 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीन्स, ये नोट्स है आपका, सीन्स चार्जेस पर डे आर अबव ₹1000, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटी चार्जेस 750, ये टैक्सेबल नहीं होगा। रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज, ये नील हो गया आपका, ठीक है। नोट्स आप लिख दो यहाँ पे, सीन्स चार्जेस पर डे आर बिलो ₹1000, ठीक है, लिख सकते हो। उसके आगे क्या है भाई, चौथा पॉइंट, रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम चार्जेस 15,000 पर डे, हम लोगों ने लिखा था टैक्सेबल है क्योंकि 10,000 पर डे से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम कितना था, 12 लाख, ठीक है। अब आपको देखिए जो प्रेजेंटेशन है ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिट, टेंस, 100, 1000 जो भी फिगर आ रही हो एकदम अलाइनमेंट में आए, ठीक है। जैसे ये इसके यहाँ पे अलाइनमेंट में आए, ये आए, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग नोट्स लिख सकते हैं कल्याण मंडपम वाले में, सीन्स चार्जेस पर डे आर अब ₹10,000, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या अपना, रेंटिंग ऑफ हॉल्स ओपन स्पेस चार्जेस 750 नील हो गई है, 10,000 के ऊपर है नहीं ये, चलिए लिखते हैं इसको। रेंटिंग ऑफ हॉल्स ओपन स्पेसेस नील, सीन्स चार्जेस पर डे आर बिलो ₹10,000, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 2 पॉइंट और बचे हैं। रेंटिंग ऑफ शॉप 9,500 नॉट टैक्सेबल, रेंटिंग ऑफ शॉप 10,000, 7.5 लाख, 10,000 के ऊपर है टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस नील, ठीक है। इसका आप नोट्स लिखिए, सीन्स चार्जेस पर मंथ आर बिलो ₹10,000, ठीक है। आखिरी पॉइंट था आपका रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस, है ना।
ये कितना था आपका 7.5 लाख रुपए ना। नोट्स लिख दीजिए आप। सीन्स चार्जेस पर मंथ आर अबव ₹10,000। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा ना, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, स्केल से खींचिएगा आप। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसको टोटल करिए कितना आता है, 12×4=20, 27,50,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो भी आप इसमें करेंगे उसमें हर पॉइंट में आपको एजम्पशन लिखना ही पड़ेगा और प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको छोटा कर दूँ तो आप देख लीजिए एक बार अगर हो सके तो। हाँ ठीक है, ये आपकी फुल प्रेजेंटेशन है आपकी। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और आज आप लोग क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और वीडियो में क्या कमी है आप प्लीज़ हमको बताइए, तो अगली वीडियो में मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगला चैप्टर अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में आप प्लीज़ उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।